जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये खान सर का छठा सेट है। आपको पता है कि आपके चैनल पर अभी लगातार इंटर स्तरीय का सेट चलाया जा रहा है, जिसमें से दो बुक को कवर किया जा रहा है। एक तो द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और दूसरा खान सर का 22 तक सेट जो है वॉल्यूम 1 का करवाया जा चुका है। इसके बाद ठीक 2 सेट के बाद वॉल्यूम 1 समाप्त हो जाएगा और आपको तुरंत जो है वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर दिया जाएगा। सारे वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप PDF पा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और क्वेश्चन से अपडेट होंगे। साथ साथ आपको मैं भी बता दूं कि BSSC इंटर स्तरीय का जितना भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ है वो सारे एग्जाम का जो पेपर है वो ऑलरेडी करवाया जा चुका है। आप चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, टीन, ताम्र और सीसा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 लोहा की जानकारी नहीं थी। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें कि सिंधु सभ्यता जो थी दोस्तों वो मुख्यतः 2 नगरों में विभाजित थी। एक तो कि हड़प्पा और दूसरा सिंधु नदी। एक हड़प्पा सभ्यता और दूसरा सिंधु सभ्यता, या सॉरी मोहनजोदड़ो कह लीजिए आप। एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की बात कर ले तो हड़प्पा की जो खोज थी दोस्तों, जिसको आप सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं, उसकी खोज 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। जबकि मोहनजोदड़ो की खोज जो है दोस्तों 1922 ईस्वी में और राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे, सभ्यता के विकास के दौरान वहाँ के लोगों को लोहे की धातु की जानकारी नहीं थी। ठीक है, इस सभ्यता के दौरान इनकी जो प्रमुख धातुएं थी वो क्या था? कांसा था, यानी कांसे का प्रयोग ज़्यादा होता था। इसलिए हड़प्पा युगीन काल को जो है कांस्य युगीन भी कहा गया था। ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे। अब इसमें ऑप्शन तो दिया हुआ है लेकिन इसमें गौतम लिख दिया है, तो गौतम से आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। आप गौतम से महात्मा गौतम बुद्ध की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गौतम बुद्ध। अगर इनके जन्म की बात कर ले तो इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, 563 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में। प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, इनको महापरिनिर्वाण या फिर मृत्यु की बात कर ले तो कुशीनगर में इनका जो है मृत्यु हो गया था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम जो था वो सुधोधन था, जो कि शाक्य कुल के राजा थे, और माता का नाम महामाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है। तो ध्यान में रखेंगे कि गद्दर पार्टी, ठीक है, गद्दर पार्टी सोहन सिंह भाखना के साथ साथ लाला हरदयाल सिंह दोनों मिल करके जो है दोस्तों इन्होंने, लाला हरदयाल सिंह ने जो है गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में, कब? 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है में इन्होंने की थी। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था। तो काकोरी डकैती षड्यंत्र का मतलब इसको आप ट्रेन लूट भी कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि काकोरी डकैती षड्यंत्र जो है उत्तर प्रदेश के काकोरी स्थान पर हुई थी। कब यह घटना घटी थी? तो 9 अगस्त, नोट कर लीजिएगा, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई थी। जो इसका आयोजन था वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था, जिसमें 10 लोगों ने मिल करके अंग्रेजों की रेलगाड़ी की खजाने को लूट लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि जालियांवाला बाग की घटना कब घटी थी। तो आंसर लगाएंगे दोस्तों, जालियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। अच्छा, ये इसमें था क्या जो इतना फेमस है? तो ध्यान में रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में इसमें कांग्रेस के नेता जो थे वो सत्यपाल किचलू, कौन? नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू दोनों की गिरफ्तारी के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच में इनको जनरल डायर को भनक पड़ी और जनरल डायर ने जो है आदेश दे दिया कि आप लोगों पर गोली चला दीजिए। फिर क्या है कि अंधाधुंध गोली चला दिया गया और 13 अप्रैल 1919 का जो है वो घटना बहुत ही खतरनाक रहा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जिसको आप जालियांवाला बाग के घटना के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है,
किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो ध्यान में रखेंगे, ब्रिटिश जनरल सर आयर कुट ने, किसने? सर आयर कुट ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। ठीक है, 1781 ईस्वी में क्या है, 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवो का युद्ध मैसूर के हैदर अली और अंग्रेज सेना के बीच कोलेरून नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कोलेरून नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इस युद्ध में लगभग 1200 सैनिकों ने कड्डालोर पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, जिसमें जो है हैदर अली के अंत में हार हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि होम रूल लीग की स्थापना किसने प्रारंभ किया था? होम रूल लीग जो है वो किसने प्रारंभ किया था? तो नोट कर लीजिएगा जो है दोस्तों, होम रूल लीग पहले स्थापना, इसका शुरुआत बोलेंगे हम कि होम रूल लीग की शुरुआत जो है 1916 ईस्वी में की गई थी। और ये किसने किया था? तो लोकमान्य तिलक और माफ़ कीजिएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। ध्यान में रखेंगे कि लोकमान्य तिलक पर होम रूल का पूरे महाराष्ट्र पर लागू करने की जिम्मेदारी थी, जबकि एनी बेसेंट पर पूरे भारत और मुंबई में जो है लागू करने की जिम्मेदारी थी। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची का द्वारा नहीं बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से एक से अधिक, जैसे इनका जो एक फेमस तो है आप मोनालिसा, लियोनार्डो द विंची का फेमस आर्ट क्या है? मोनालिसा, ये तो सबको जानते होंगे, लेकिन 2-3 और जो है जिसको नाम याद करने में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वो फेमस है। अगर आप उसको याद करते हैं तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किसने जो है लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया, यानी किस चित्र का जो है चित्रण नहीं किया गया। तो आपका जो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, द लास्ट जजमेंट। अच्छा, तो लास्ट जजमेंट लियोनार्डो द विंची ने तो नहीं बनाया, तो किसने बनाया? तो नोट कर लीजिएगा, मिशेलिंगुइलो। किसने? मिशेलिंगुइलो ने जो है इस चित्र को बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? ध्यान में रखिएगा कि 1871 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 3, 1871 ईस्वी में पेरिस कम्यून की अपना स्थापना कहाँ हुई? फ्रांस में हुई। यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था। कैसा आंदोलन था दोस्तों? यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका महत्व फ्रांस के सामंतशाही आधिपत्य से पेरिस के सर्वहारा वर्ग द्वारा अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, फिर भी आप ध्यान में देखिएगा। 10 का ऑप्शन हम देखेंगे, कहता है क्या करना चाहिए? तो बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। इसका ठेका लोकतंत्र नहीं लेकर के रखा है, आप पढ़िए, वैकेंसी निकलती है और आप फॉर्म फिलअप कीजिए, उसका आपको रोजगार मिलेगा। ठीक है, अब बेरोजगार हैं, आपको प्राइवेट सेक्टर में आप उसके कैपेबल नहीं हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट का जॉब दे दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन कटेगा, ऑप्शन नंबर जो है 1 नंबर ऑप्शन कटेगा दोस्तों। बेरोजगार को रोजगार, माफ कीजिएगा, ये बेरोजगार को रोजगार देना। इसके बाद क्या है ऑप्शन देख लेंगे, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान देने का अधिकार, सुदृढ़ पंचायती राज, नागरिकों को ईमानदार एवं उत्तरदायित्व होना। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 ये सिर्फ शिक्षित लोगों का मतदान देने का अधिकार नहीं है, बल्कि जितने भी वयस्क लोग हैं, जो कि हमारा कानूनी अधिकार है, सबको मतदान देने का अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि संविधान को लागू होने के समय निम्न आदर्शों में किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? निम्न आदर्शों का मतलब क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा है। तो किसको सम्मिलित नहीं किया गया था? तो आप जानते हैं कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और बंधुत्व को जो है दोस्तों, ये बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है दोस्तों जोड़ा गया था, जो कि फ्रांस के संविधान से लिया गया था। तो किसको नहीं जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समाजवादी को नहीं जोड़ा गया था। ध्यान में रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 12वां प्रश्न है
कि राज्य के नीति संविधान भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? तो ध्यान में रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है बात किया गया है वो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों? 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है कि संविधान में किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो ध्यान में रखेंगे, मैंने कई बार, एक बार नहीं बल्कि 1000 बार मैंने आपको बताया होगा कि जब भी संविधान में जोड़ने की बात आए तो आप 42वां संविधान संशोधन लगाएंगे, जबकि कुछ हटाने की बात आएगी तो आप 44वां संविधान संशोधन लगाएंगे। इसमें पूछ रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। प्रारंभ में जो है संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था जो कि अनुच्छेद 31 में था, बाद में इसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 के क में इसको रख दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में प्रश्न कहता है कि डैश यानी किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जाती है, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता की, राज्यपाल की, महान्यायवादी की? तो 14 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ध्यान में रखिएगा, इसमें एक राज्यपाल का जिक्र किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है दोस्तों किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। यानी कौन सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजता है? तो आप 15 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। अगर इसमें उत्तर प्रदेश होता तो आप उसको भी चूज करते, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं दिया है, आपका आंसर दिया है बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। अच्छा, ये कैसे लोकसभा सबसे अधिक भेजता है प्रतिनिधि? इसलिए कि बिहार में टोटल कितने लोग हैं, यानी लोकसभा की सीटें हैं तो 40, आंध्र प्रदेश में 25 और राजस्थान में भी 25 है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो 16 का करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। ध्यान में रखेंगे कि भारत में पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता जो है दोस्तों 73वें संविधान संशोधन से मिली थी, ठीक है। यह संविधान गॉडगिल कमेटी के सिफारिश के बाद पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लाया गया था। ध्यान में रखेंगे किसके बाद? तो पहले आया था ये गॉडगिल कमेटी बनी हुई थी, ये सफल नहीं हुआ। इसके बाद जो है इनके सिफारिश के बाद कौन आए? पीवी नरसिम्हा राव, और इनके टाइम में ये लाया गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में प्रवाह में आई थी? तो ध्यान में रखेंगे कि संविधान में 14 सितंबर क्या है? 14 सितंबर 1949 को जो है जब हिंदी को राज्य का दर्जा मिला तब ये जो है प्रवाह में आ गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगर आपसे पूछ दे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 24। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन सी है? तो पृथ्वी की तो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह ऑप्शन नंबर 2 चंद्रमा। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अक्षांश रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ध्यान में रखिएगा कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, दोनों के दोनों तो आंसर सही है। पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो आप आंसर लगाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये दोनों के दोनों ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र पर का लगभग कितना प्रतिशत जल मंडल से इसमें शामिल है? कितना प्रतिशत भाग है? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 70% भाग जो है दोस्तों ये जल मंडल है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? कहता है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है?
तो ध्यान में रखेंगे, बिहार के बाद क्या है यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम के बंगाल के बाद क्या है यहाँ पर ऊपर में सिक्किम है, और सिक्किम से जो अक्षांश रेखा गुजरेगी वो क्या होगी, ये राजस्थान से भी होकर के गुजरेगी। यानी ऑप्शन नंबर इसका, हाँ ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 23 का 3। अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा की बात कर ले तो ध्यान में रखेंगे ये सिक्किम में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 25 नंबर, देख लीजिएगा, कहता है कि गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है। तो गांधी सागर बांध में जो है दोस्तों ये चंबल परियोजना का हिस्सा है, नोट कर लीजिएगा। ये चंबल नदी पर ही बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर यानी नीमच जिले में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश के मंदसौर यानी नीमच जिले में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 62 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि भाखड़ा, ये बांध का नाम दे दिया गया है, भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन और उकाई परियोजना या बांध किस नदी पर है। तो आप जो जानते हैं आसान भाषा में उसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, आप उसको चेक कीजिए। हीराकुंड, मान लो कि भाखड़ा कंफ्यूज करोगे, हीराकुंड है ना पता, तो महानदी तो दिखाई दे दिया। दूसरे नंबर पर 3 ऑप्शन बचा, एक ऑप्शन कट करिए, ऑप्शन से खेलना शुरू कीजिए। नागार्जुन कृष्णा नदी पर, तो तीसरे नंबर पर कृष्णा है, 2 ही में कृष्णा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 को कट कीजिए। बाकी बचा भाखड़ा, आपके दिमाग में सतलज चल रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3 लगाइए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 27 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है। तो परिवहन का मुख्य साधन जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 रोडवेज है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। तो 2018 को जो है दोस्तों मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। 29 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूज आपको कर सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये पूछ रहा है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। आपके दिमाग में आएगा MS स्वामीनाथन, जो कि गलत है। MS स्वामीनाथन नहीं, नॉर्मन बोरलॉग। अगर ये पूछता कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तब आप MS स्वामीनाथन लगाते, किसी की हिम्मत नहीं थी कि गलती कोई काट देता। ठीक है, अभी जो कि MS स्वामीनाथन को क्या मिलने वाला है, मिला है भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि गुजरात का वह कौन सा सर्वोच्च आबादी वाला शहर है। सर्वोच्च आबादी वाला शहर की बात पूछ रहा है, तो आप आंसर लगाएंगे 30 का ऑप्शन नंबर 4 अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो जो सामान्य कीमत से अधिक होती है तो यानी क्या होगी। तो 31 का जो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। कहता है कि अल्पाधिकार में होते हैं। तो अल्पाधिकार में क्या होता है, ध्यान में रखिएगा कि अल्पाधिकार में 2 विक्रेता होते हैं। कितने विक्रेता होते हैं, 2 विक्रेता, जबकि एकाधिकार में 1 विक्रेता होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर 3 2 विक्रेता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, कहते हैं कि 1930 में सीवी रमन ने डैश किसके लिए नोबेल का पुरस्कार जीता था। तो बहुत की शास्त्र में इनको नोबेल का पुरस्कार मिला था। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इनको किस चीज़ के लिए, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसको सीवी रमन भी आप कहते हैं, 1930 ईस्वी में जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको आप प्रकाश का प्रकीर्णन भी कहते हैं, इसी के लिए जो है इनको नोबेल अवार्ड मिला था। बाद में यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है रमन इफेक्ट के भी नाम से जाना जाने लगा। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। यानी ये एकांकी संकलन का मतलब क्या होता है, लगभग नाटक कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा इसमें नहीं है, तो बादलों के पार नहीं है, इनका जो है ये विष्णु प्रभाकर का नहीं, बल्कि हरिकृष्ण प्रेमी जी का ये एकांकी संकलन है। किनका, हरिकृष्ण प्रेमी, नोट कर लीजिएगा, हरिकृष्ण प्रेमी। बाकी क्या बचा, इंसान, क्या वह दोषी था, प्रकाश और परछाई, ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों विष्णु प्रभाकर का
जो संकलन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो दूध दिवस की बात करें तो आप ध्यान में रखेंगे 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को, ऑप्शन नंबर 2। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि दूध के लिए जो श्वेत क्रांति जिन्होंने लेकर के आया था उनका नाम क्या था? वर्गीज कुरियन। और वर्गीज कुरियन का जन्म जो था वो 26 नवंबर को ही हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। अगर दूध की बात आती है तो एक अमूल दूध का नाम आपने सुना होगा, उसी से संबंधित था ऑपरेशन फ्लड। नोट कर लीजिए, जो लोग नहीं जानते होंगे नोट कर लीजिए, एकदम बिल्कुल काम देगा ही देगा, ठीक है। और किसी न किसी एग्जाम में बहुत बार छप चुका है भैया। तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये कब लाया गया था? तो 1970 ईस्वी में ये लाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? तो 36 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, घुमरा। अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसको फ्लावर कहते हैं ना, तो फ्लोरिकल्चर लगाइए ना, ऑप्शन नंबर 3, फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, कहता है कि कोशिकीय पूर्णशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? तो 38 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, इनका नाम गोटलीब, क्या नाम था? गोटलीब हेबरलैंड इनका नाम था, जिन्होंने टोटिपोटेंसी की खोज की थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है, तो लोहा के साथ साथ फास्फोरस या फास्फोरस के साथ साथ लोहे का आवश्यकता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 40 नंबर प्रश्न कहता है कि हमारे शरीर में पित्तरस, जिसको आप वाइल कहते हैं, कहाँ पैदा होती है? तो मैंने ये क्वेश्चन ठीक पिछले सेट में बताया था, यकृत में। कहाँ? यकृत में। यकृत, लीवर या जिगर, तीनों के नाम से इसी को जाना जाता है। ये पैदा तो होता है यकृत में, स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। स्टोर कहाँ होता है दोस्तों? ये पित्ताशय में होता है। अगर इसका पीएच मान जान ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। तो पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7.7 पीएच मात्र मान होता है। अगर इसमें जल की परसेंटेज देख लें पित्त में, तो जल जो है 85% होता है, जबकि पीत वर्णक जो कि येलो कलर का होता है वो मात्र 12% होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर 2, 7.4। अगला प्रश्न है कि हड्डी एक उदाहरण है किस चीज का? आंसर लगाएंगे संयोजी ऊतक का। अगला प्रश्न देखेंगे, ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ लीजिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूं पढ़ने के लिए कि आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना तो और कुछ नहीं तो 10% ही दिमाग में आएगा, तो ठीक है। 2 क्वेश्चन भी उसमें लड़ गया तो आप समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन का मतलब 10,000 से आप स्टूडेंट से आगे, 8 सही क्वेश्चन हो गया तो आप समझ लीजिए कि 80,000 कैंडिडेट से आप फाइट में ऐसे ही आगे हो जाएंगे, पछाड़ देंगे आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है दोस्तों? 43वां प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक चयन, ठीक है, का सिद्धांत, जिसको आप नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, का सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान में रखेंगे, ये चार्ल्स डार्विन ने इस सिद्धांत को दिया था। अच्छा था क्या? इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो हमने क्या कहा कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्या था? तो चार्ल्स डार्विन ने जोर देकर के कहा कि एक आबादी में हमेशा विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर कई भिन्नताएं मौजूद होती है, इसलिए प्रकृति उन सबसे अनुकूल जीवों को चयन करती है जिनके पास अगली पीढ़ी के लिए माता पिता बनने का अधिक मौका होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, परावैंगनिक विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होते हैं? तो परावैंगनिक यानी अल्ट्रावायलेट किरण की वजह से क्या होगा? जब आपका ओजोन का क्षरण होता है तो आप पे डायरेक्ट पड़ेगा, और आपके डायरेक्ट पड़ेगा तो आपको स्किन कैंसर जैसे बीमारियां उत्पन्न होगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, कहते हैं कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो है दोस्तों पादप सामान्यतः नम एवं छायादार आवासों में पाए जाते हैं, परंतु लैंगिक जनन के लिए, है ना, लैंगिक जनन के लिए ये जल पर निर्भर होते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? तो ये जल पर निर्भर होते हैं।
ध्यान में रखेंगे कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उभयचर, जिसको आप एम्फीबियन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ध्यान में रखेंगे, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये तीनों के तीनों, माल्टोज, सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट हैं, जबकि ग्लाइसिन जो है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट नहीं बल्कि ये प्रोटीन है। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा से होने से बढ़ता है? तो आंसर लगाएंगे 47 का ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, एम्पियर किसकी इकाई है? तो आंसर लगाएंगे, एम्पियर जो है दोस्तों वो वैद्युत धारा की इकाई है, जबकि प्रतिरोध का इकाई जो है प्रतिरोध का ओम है। अगला प्रश्न देखेंगे, 49 नंबर प्रश्न कहता है कि आवर्त काल का सूत्र क्या होता है? तो लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी जो है ये आवर्त काल का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, क्या कहता है कि एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूरी तक ऊपर उठाए जाने पर लड़के के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कभी भी आप 98.8 जूल नहीं लगाएंगे, ये करेक्ट होगा। ये लड़का क्या है? ये सर से अपना उठाता है। लड़का क्या करता है? सर से उठाता है और अपने हेड पर रख देता है, यानी यहाँ से उठाया और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और आप W को फॉर्मूला क्या जानते हैं? F इंटू एस कॉस थीटा, F इंटू एस कॉस थीटा। फिर से देख लीजिए, F इंटू एस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। और जब 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0 जूल। हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट किया होता है, एक जगह से उठा करके अपने सर से दूसरे जगह लेकर के चला होता, डिस्प्लेसमेंट होता, कुछ मास दिया होता, तब हम फॉर्मूला लगा सकते थे, वहां पर सही हो जाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, कहते हैं कि स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा जहां बल नियतांक k है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, हाफ kx²। अगला प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? 52 नंबर प्रश्न कहता है कि एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु कौन सी है? तो अस्थायी चुंबक के निर्माण में पहले जरूरत किसकी किसकी होती है? तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, अगर लोहा तो आप लोहा लगाते हैं, दिया हुआ रहता निकल तो आप निकल लगाते, दिया हुआ रहता कोबाल्ट तो आप कोबाल्ट लगाते। अच्छा, लोहा, निकल और कोबाल्ट के मिश्रण को क्या कहा जाता है? स्टील कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर लगाएंगे, स्थायी चुंबक के निर्माण में जो है स्टील का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि किस कारण से वर्षा की बूंदे जो है गोलीय आकार की होती है? तो आप ये प्राचीन युग से पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3, पृष्ठ तनाव के वजह से लगाइए। अगला प्रश्न है कि उष्मा के बढ़ने के बाद जो है ताप क्या होता है? तो ताप भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है दोस्तों? 55 नंबर प्रश्न है, हाँ 55 नंबर प्रश्न कहता है कि वास्तविक वस्तु पर वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा बना सकता है? यानी वास्तविक वस्तु है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, तो ये जो है वो कौन बनाता है? तो आंसर लगाएंगे, ये अवतल दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है? तो आप वैद्युत धारा के थ्रू जो है जनरेटर के थ्रू वैद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है 57 का कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादनों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो दुग्ध उत्पादन का जो परीक्षण जो है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 3, पाश्चुरीकरण के द्वारा किया जाता है। अच्छा, ये पाश्चुरीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो पाश्चुरीकरण का सिद्धांत तो लुईस पास्चर ने ही दिया था। ध्यान में रखेंगे, किसने? लुईस पास्चर के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका एनीमोमीटर से क्या किया जाता है? तो पवन की गति यानी वायु की गति, बैरोमीटर से प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को मापते हैं। एक हाइड्रोमीटर और पिकोमीटर बच गया, तो आप हाइड्रोमीटर लगाएंगे। चूंकि द्रव के घनत्व का बात करेगा तो आप हाइड्रोमीटर यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि केवल घनत्व की बात करेगा तो आप पिकोमीटर लगाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिएगा,
59 नंबर कहता है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। ठीक है, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? ये जो है मैंने क्वेश्चन पिछले भी सेट में करवाया हूँ। अगर आप सेट से निरंतर कंटिन्यू बने हुए होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, डेनमार्क के भौतिक वैज्ञानिक जो है नील्स हेनरिक डेविड बोर जो थे, इन्होंने ही क्वांटम के विचारों पर आधारित हाइड्रोजन बम के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्न में से कौन सी हास्य गैस जिसको लाफिंग गैस कहते हैं? तो ध्यान में रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होते हैं? तो ध्यान में रखेंगे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी यानी ऑप्शन नंबर 2 होता है। ठीक है, कौन सा? उभयधर्मी होता है। अच्छा, ये उभयधर्मी होता क्या है? तो ध्यान में रखेंगे कि उभयधर्मी वह है जो क्षारीय तथा अम्लीय दोनों के तरह ऑक्साइड के साथ समान व्यवहार करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये दोनों के साथ प्रतिक्रिया करता है। जबकि एक होता है उदासीन ऑक्साइड, यानी जो कि ऑप्शन में ए में दिया हुआ है। उदासीन ऑक्साइड क्या होता है? वह ऑक्साइड आते हैं जो न तो क्षारीय होते हैं और न ही अम्लीय होते हैं। उदासीन ऑक्साइड जो है इनका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, 7। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 7 है। अगला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है दोस्तों? तो 63 का करेक्ट आंसर लगाएंगे, सोडियम कार्बोनेट का जो व्यापारिक नाम धोवन सोडा यानी वॉशिंग पाउडर है। अच्छा, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा को हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? CuSO4 कॉपर सल्फेट। जबकि कास्टिक सोडा को हम क्या कहते हैं? तो ये सोडियम क्लोराइड है यानी NaCl कहते हैं। जबकि सिंदूर को देख लीजिएगा बर्बिलियम कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि इसमें जो होता है ना, ऑप्शन नंबर 3, प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? रजत दर्पण का मतलब सिल्वर मिरर की बात कर रहा है। तो किसको जब आप गर्म करेंगे तो बनेगा? तो 65 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, टॉलेन अभिकर्मक को। अगला यानी टॉलेन अभिकर्मक के साथ जब गर्म करेंगे ग्लूकोज को तो आपको रजत दर्पण प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है कि C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। तो 66 का करेक्ट आंसर पहले आप जान लीजिए। पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूं, 66 का ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज होता है। ध्यान में रखेंगे कि C60 का एक नाम है क्या आखिरकार? तो C60 का जो नाम है दोस्तों, इसी को हम फ्लोरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरीन कहते हैं। ठीक है, जो कि एक कार्बन का अपरूप है जिसमें 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। क्या होते हैं? 12 फलक पंचकोणीय और 20 फलक जो होते हैं वो षष्ठकोणीय होते हैं। यानी कुल फलकों की संख्या कितनी हो जाती है? जो कि फलकों की कुल संख्या 32 होती है। अगर इसकी संरचना की बात कर लें तो इसकी संरचना जो होती है बिल्कुल फुटबॉल की तरह होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 67 नंबर, कहता है कि अली गौहर बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो अली गौहर का बिहार अभियान जो है 1759 ईस्वी में यानी ऑप्शन नंबर 4 समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? 68वां प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है कि अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? आंसर लगाएंगे 69 का ऑप्शन नंबर 4, अहमदनगर महाराष्ट्र के जिला है। ठीक है, ये यहाँ का मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे के द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिएगा। 70वां प्रश्न कहता है कि तो 70वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने निम्नलिखित में से, माफ कीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों, आप 1 सेकंड होल्ड करेंगे।
ध्यान में रखेंगे। कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जो है 2023 जीता है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, आप भूलेंगे नहीं। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, सिलवासा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? 72वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कहता है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो ध्यान में रखेंगे कि पटाखा जो है मकाओ देश का जो है मुद्रा है। अच्छा, पटाखा का लोकेशन थोड़ा सा देख लें कि पटाखा आखिर है कहाँ। तो 72 का करेक्ट आंसर मैं आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर 1 पटाखा का लोकेशन है, यह है दक्षिण चीन के तट पर चीन के दक्षिण तट पर, हांगकांग के पश्चिम में तथा पर्ल नदी के मुहाने पर पश्चिम के किनारे में ये स्थित है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? तो ध्यान में रखेंगे कि उत्तरी ध्रुव जो है और दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। बाकी बच गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, यानी भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, सबसे लंबी रेखा होती है। ठीक है, तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, 74वां प्रश्न। अब देखता है क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, राजगीर। अगला प्रश्न है कि भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन करता है? कई बार मैंने बता दिया है, ये और राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ठीक है, आप इसको राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं समझ लेंगे, राष्ट्रीय जल मार्ग है। ठीक है, इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो ये सदिया एवं धुबरी को जोड़ता है, जबकि राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है प्रयागराज और हल्दिया को जोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? कहता है कि वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ती है? तो एकमात्र राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, जो कि सिक्किम राज्य से जुड़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा गांधी सागर बांध बनता है, यानी किस नदी पर बना हुआ है? तो 78 का करेक्ट आंसर लगाएंगे जो दोस्तों, ये इंदिरा गांधी बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, किस नदी पर? नर्मदा नदी पर, खांडवा जिले में नर्मदा नगर में स्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। कहाँ ये? मध्य प्रदेश में। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। अगला प्रश्न है कि पुद्दुचेरी लोक नृत्य जो है वो कौन सा है? तो पुद्दुचेरी का जो लोक नृत्य है जो दोस्तों, करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, गराड़ी। ध्यान में रखेंगे कि गराड़ी नृत्य हिंदू महाकाव्य और रामायण से संबंधित है, एकमात्र नृत्य है दोस्तों। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कौन से? ये हिंदू महाकाव्य रामायण से भी ये संबंधित है। ध्यान में रखिएगा कि पुद्दुचेरी में जो है इस नृत्य को विलनूर मंदिर में किया जाता है। किस मंदिर में? नोट कर लीजिएगा, पूछ भी सकता है कि विलनूर मंदिर में। आपसे पूछ देगा कि विलनूर मंदिर कहाँ है, तब तो हो जाएगा कल्याण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, विलनूर मंदिर कहाँ है? विलनूर मंदिर। आंसर लगाएंगे पुद्दुचेरी। अगला प्रश्न है, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मुझे नहीं पता। 1 नंबर पर यूपी, 2 नंबर पर महाराष्ट्र, 3 नंबर पर बिहार। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, ट्यूरिन में। ट्यूरिन है कहाँ? ये इटली में है दोस्तों। ट्यूरिन कहाँ है? इटली में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे कि पाकिस्तान की मांग किस वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, इसका 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग जो है लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 85 देखेंगे, 83वां प्रश्न क्या कहता है? 83वां प्रश्न कहता है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? VVI क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में छपेगा। ध्यान में रखिएगा कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस में है? तो 83 का करेक्ट आंसर लगाएंगे मिजोरम के चम्फाई जिले में है। कहाँ है? नोट कर लीजिएगा, चम्फाई जिले में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है कि डैश पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर उसमें सूर्य है तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या कहता है? लास्ट प्रश्न कहता है कि हिमालयन यू किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हिमालयन यू जो है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दोनों में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके पास अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, जबकि हिमालयन व्यू हिमाचल प्रदेश में भी स्थित है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक हम सेट लाना बंद नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला सेट मैं प्लेटफॉर्म का 23 लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।